तो आज हम लोग थोड़ा सा अपने संगीत जो हमारा मौखिक परंपरा वाला टॉपिक है, उसमें आपने सिलेबस में देखा होगा ओरल ट्रेडिशन है एक टॉपिक, तो उस पर थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो मौखिक परंपरा से एक तो पहले जनरल ओवरव्यू की क्या आप लोगों को लगता है कि मौखिक परंपरा क्या होती है? एक ऐसे ही आप लोगों को कोई आइडिया हो तो बताइए कि मौखिक परंपरा से क्या मतलब? मौखिक परंपरा से हाँ, ये होगा कि जैसे आपने बताया जो गुरु से आपने ज्ञान प्राप्त हाँ, करा, जिसका लिखित कोई ऐसा वर्णन हाँ, नहीं, आपने सुन के उसको तैयार करा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मोटा मोटा अर्थ यही है। और संगीत तो मौखिक परंपरा का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, क्योंकि हमारे संगीत में सब कुछ मौखिक ही है। कुछ लिखित तो बाद की बात है, स्वरलिपि पद्धति बाद में आई, लेकिन जो परंपरा रही वो हमेशा मौखिक ही रही। तो मौखिक परंपरा एक जनरल टर्म में वो संगीत से ही नहीं संबंधित है, सभी कलाओं से संबंधित है। हम जितनी भी ललित कलाएं हैं सारी ही मौखिक हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी किसी व्यक्ति विशेष से सुनकर, उससे सीखकर उसी तरह से हस्तांतरित होती हैं, ट्रांसमिट होती हैं। उनके लिए व्यक्ति का एक्सपीरियंस, उसका अनुभव और जो उसने रियल उसमें जो सीखा वो ही आगे कैरी करता है, वो चाहे वो कोई भी कलाएं हों। अब आप देखिए, चित्रकला है, संगीत है, शिल्प कला है, मूर्ति कला है, सभी कलाएं जो हैं मौखिक परंपराओं की हमारे देश के समृद्ध संस्कृति का एक उदाहरण है। जो ओरल ट्रेडिशन हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो हमारी ये प्राचीन जो धरोहर है उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये मौखिक परंपराएं जो अगर मानी जाए तो इसमें गाना, भाषण, कथन, लोक कथाएँ, नृत्य, नाटिकाएँ, मंत्र, कहानी, कविता, किंवदंतियाँ, सभी चीज़ इसमें आ जाती हैं। तो वहीं रख दीजिए। तो मौखिक परंपरा की जानकारी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन बिना किसी लिखित फॉर्म में ऐसे ही ट्रांसमिट होती है। लेकिन क्या जो ये परंपराएं क्या एज इट इज़ ट्रांसमिट हो जाती हैं? नहीं हो पाती हैं, क्योंकि आज हम जिस गुरु से सीख रहे हैं, अच्छा, हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की जो खास विशेषता है कि ये जो मेलोडी पर आधारित है और इसमें जो हम स्वरों का क्रमिक विकास सीखते हैं, राग की बढ़त करना सीखते हैं, और राग का जो एक स्ट्रक्चर है हमने अपने गुरु से सीखा। अब इसमें क्या है, जब हम सीख लेते हैं तो स्वयं उपज करते हैं, इम्प्रोवाइजेशन जिसे कहते हैं। अब एक ही राग है, हमने सीखा, बच्चों की बात अलग है, बच्चे हम जो जिस लेवल पर बच्चे सीखते हैं उनको रटाया जाता है एज इट इज़, चाहे आलाप हो, ताने हो, कुछ भी हो, बढ़त करना कैसे, वो सब सीखते हैं धीरे धीरे क्रमिक, कि इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। उनको ये एक पैटर्न सिखा दिया जाता है और उसी को वो आगे फॉलो करते हैं। लेकिन जब एक स्तर पर हम आ जाते हैं, जब हम सीख लेते हैं, तो अब हमारा कार्य क्या होता है, उसमें स्वयं अपना कुछ इनोवेशन करें। तो ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक ख़ास विशेषता है जो कहीं अन्य देशों के संगीत में हमें देखने को नहीं मिलती। तो इस विशेषता के कारण हम चारों एक ही राग प्रस्तुत करें, लेकिन सबका प्रेजेंटेशन अलग अलग होगा। वो हम लोगों की स्वयं की अलग विशेषता हो जाएगी। और इसी विशेषता के कारण क्या है, मौखिक परंपरा एज इट इज़ ट्रांसमिट नहीं होती। एक घरानेदार गायकों में या घरानेदार वादकों में भी
थोड़ा बहुत अंतर परिवर्तन दिखाई देता है, और ये अंतर परिवर्तन अच्छे के लिए होता है, कोई ऐसा नहीं है कि उसमें कोई ख़राब बात है। हमने कोई चीज़ ख़राब नहीं की, किसी चीज़ को विकृत नहीं किया, कोई जो ओरिजिनल कंपोजिशन थी उससे छेड़छाड़ नहीं की, लेकिन फिर भी उसमें हमने नवीनता पैदा की, चाहे बंदिशों की रचनाओं में की हो, चाहे उसको और ब्यूटीफाई किया हो। मतलब जो भी प्रयास रहता है एक गायक या वादक का ओरिजिनल कॉम्पोजिशन में और विशेषता पैदा करने का होता है। और जैसे कि आयुष के फादर हैं द्विवेदी सर, वो तो अपनी स्वयं की रचनाएं इतनी अच्छी करते हैं, अपनी कंपोजिशन करते हैं, तो पुरानी प्राचीन तो है ही है जो हमारे शास्त्रों में है, अपनी नवीन रचनाएं जो करते हैं उससे एक नवीनता आ गई है ना हमें, और हमारे लिए एक और क्या हो गया, एक ट्रेजर इकट्ठा हो गया। ये एक ट्रेजर ही तो है, और ये ट्रेजर हम लोग अनुभव नहीं कर सकते कि हम लोग अमरता तो प्राप्त किसी को नहीं है, लेकिन आज भी पुराने गायकों वादकों को सुन पाते हैं उनकी, तो वो क्या है, उनकी जो कॉम्पोजिशन हमारे पास आज अवेलेबल है उसी वजह से तो। और ये परंपरा कायम करने के लिए कौन है, उन्हीं के शिष्यगण, उन्हीं के परिवार के लोग जिन्होंने ये उनकी परंपरा को कायम रखा, और आज हमको जो संगीत अवेलेबल है वो उन्हीं की कृपा से है। याद करो, अपने गुरुओं को याद करो जो नहीं रहे, तो बहुत वेदना तो होती है कि होते तो हम उनसे ये सीखते वो सीखते। जैसे हम मिस करते हैं हमारे गुरु पंडित सतीश चंद्र जी को, वो जिस तरह से वो एक एक चीज़, मतलब उन्होंने सीखा, पंडित रविशंकर से सीखा, लेकिन वो सिर्फ उसी सीखे पर थोड़ी डिपेंडेंट थे, उन्होंने स्वयं का अपना क्रिएशन किया, तब जाके एक सफल कलाकार बने। तो उसमें आर्टिस्ट की अपनी क्रिएशन होती है, और फिर जो वो अपने शिष्यों को आगे देते हैं। तो उस मौखिक परंपरा को कायम रखने के लिए भारतीय संगीत एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है, और इसकी विधाएं जो हैं, जो सिर्फ शास्त्रीय ही विधाएं नहीं हैं, लोक संगीत भी हमारे यहाँ का बहुत रिच है। बहुत, हमारे यहाँ इतना बड़ा देश है, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर बोली बदल जाती है। अभी आप इलाहाबाद जाएंगे तो वहाँ की बोली में फिर थोड़ा अंतर, वाराणसी की बोली में फिर अंतर, फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाएंगे वहाँ अंतर। तो जहाँ हमारे हर थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर भाषाएं, हमारी बोली बदलती है, तो वहाँ की लोक कलाएँ और संगीत कितना पॉपुलर होगा, कितना अलग होगा। तो इस विविधता को हमारी मौखिक परंपरा ही है जो बचा सकती है। और ये मौखिक परंपरा, जैसे हमारी दादी नानी हैं, वो जो गीत गाती हैं, या जो हमारे घर में कोई संस्कार हो, कोई पूजा का आयोजन हो, तो क्या उन्होंने कोई शिक्षा ली थी संगीत की? कुछ नहीं। अपने पूर्वजों से जैसा सुनते आए, उन्होंने अपनी मम्मी से सुना, नानी से सुना, दादी से सुना, ऐसे ही वो ट्रांसमिट होती गई। अब नई जनरेशन के पास तो समय ही नहीं है कि वो इन सब चीज़ों में पढ़े, लेकिन हाँ, उन घर में अगर ऐसा माहौल होगा तो वो अवश्य ऑटोमेटिक, एक होता है डायरेक्ट लर्निंग और एक होती है इनडायरेक्ट लर्निंग। डायरेक्ट लर्निंग की आवश्यकता ही नहीं है, हम बहुत सी चीज़ें इनडायरेक्टली सीख लेते हैं। अगर परिवार में हमारे कोई है जो संगीतज्ञ है, हमारे बच्चे भले ही इंटरेस्टेड ना हो संगीत में, लेकिन सुनते तो हैं ही ना, इनडायरेक्टली सुनते तो हैं ही ना, तो उनका कुछ तो संस्कार संगीत के आ ही जाते हैं ऑटोमेटिक। अगर परिवार में कोई संगीतज्ञ हो तो उसके घर में संगीत का थोड़ा सा संस्कार बच्चों में आ ही जाता है, तो ये ऑटोमेटिक लर्निंग है। तो हम भले ही ना सीखें, वो हमारे अंतर में अवश्य अपने आप ही आ जाते हैं। तो ये मौखिक परंपरा
हमने देखा कि शास्त्रीय तो है ही है हमारे देश में, और मतलब शास्त्रीय की भी कई कैटेगरी हैं, उपशास्त्रीय हैं, लाइट म्यूज़िक में बाकी भी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन जो ये लोक संगीत है उसको भी हम इस मौखिक परंपरा का एक बहुत ही विशेष अंग मानकर चलेंगे। तो ये मौखिक परंपराएं जो है पहले रचना हुई, फिर उनका ट्रांसमिशन हुआ, और ट्रांसमिशन के बाद जो इंटरप्रिटेशन हुई वो एक और तीसरी चीज़ हो गई। तो निरंतर ये परिवर्तनशील है। तो इसमें जो परिवर्तन होता है वो हर समय एक नवीनता को पैदा करता है। तो हमारे शास्त्रीय संगीत में ये इसका सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि एक ही रचना बार बार नवीन रूप में हमारे सामने आती है। और जो ये मौखिक परंपरा है, जो हम लोग सुनते हैं और फिर उसको ग्रहण करके जो उसका वो अपना रूप प्रस्तुत करते हैं, वो विश्व भर में कहीं ऐसा नहीं है। ये एक यूनिक परंपरा है। तो अलग अलग तरह के गाने हैं, और कोई एक धुन पॉपुलर है, वो धुन जो है सदियों तक वो धुन इतना लोगों को प्रेरित करती रहेगी कि फिर वो ही धुन उसके आधार पर हम और क्रिएशन करते रहेंगे। अब जैसे कोई मंडली है, भजन मंडली है या क्या है, आप लोग देखिए जागरण में कोई भी एक पॉपुलर फिल्मी धुन ले ली और उसमें अपने भजन और वो गा रहे हैं, तो धुन जो है बड़ा प्रेरित करती हैं कि अपना कोई क्रिएशन कर लें उसमें। तो ये जो धुनें हैं, ये धुनें कहाँ से आईं? ये सब धुनें हमारे संगीत में जो है कोई ना कोई क्रिएशन जो होता रहा, वो सदियों से होता रहा, और हमेशा से शास्त्रीय संगीत ही थोड़ी ना है। ये जो हमारा शास्त्रीय संगीत है, ये लोक से ही तो निकला, हमारे जन सामान्य से ही तो निकला। अब जो हम अगर उसमें जाएं, अपने प्राचीन काल में जाएं, वैदिक युग में जाएं, तो जो उस समय मार्गी संगीत और देशी संगीत दो विधाएं थीं। मार्गी संगीत को कहते हैं कि वो वैदिक ऋचाओं का गायन था, और ऐसा कठिन था, ऐसा अपरिवर्तनीय था, ऐसा जिसको एक नियम और सिद्धांतों में इतना बंधा हुआ था कि वो जन सामान्य के लिए की समझ से परे था। क्योंकि वेदों की रचना ब्रह्मा जी ने की, तो उसका जो लेवल आप सोचिए कि वो ऐसा इतना हाई लेवल होगा, इतना स्तरीय वो संगीत होगा जो सिर्फ देवताओं के ही समझ में आने वाला होगा, साधारण मनुष्य के लिए वो संगीत नहीं था। तो वो संगीत, उसको हम मार्गी संगीत कहते हैं। और वो मार्गी संगीत कैसे नारद ने शिव और सरस्वती के बाद नारद को प्राप्त हुआ, और नारद से भरत ऋषि को प्राप्त हुआ, और भरत ने जो उसका लौकिक वर्णन पृथ्वी के अनुसार किया, लौकिक वर्णन जो साधारण जनता के योग्य हो, वो संगीत भिन्न है मार्गीय संगीत से। तो जो मार्गी संगीत था वो एक्चुअल फॉर्म में जो वैदिक ऋग्वेद की जो गेय ऋचाएँ थी जिनको गाया जा सकता था, उनका संकलन सामवेद में हुआ। और जो सामवेद है वो पूरा सांगीतिक वेद है, और जो वो उस वेद में और जो सामवेद की जो ऋचाएँ गाई जाती हैं वही मार्गी संगीत में रही होंगी। और उस समय का शास्त्रीय संगीत वही मार्गीय संगीत था। उसके बाद आती हैं देशी संगीत। देशी संगीत को भले ही उस काल का लोक संगीत मान लें, लेकिन देशी संगीत भी इतना
सरल नहीं रहा होगा, और क्योंकि जो जब मार्गी संगीत का लेवल इतना हाई है तो लोक संगीत का भी लेवल बहुत ही हाई रहा होगा। तो वो देशी संगीत भी को अब हम लोग जो मानते हैं कि वो ही देशी संगीत आज का शास्त्रीय संगीत का एक रूप मान सकते हैं। उसके बाद गांधर्व और गान भी उसके बाद देशी संगीत के मार्गी देशी के बाद गांधर्व और गान आए, और गान में अब हमारी जो निबद्ध और अनिबद्ध गान की रचनाएं हैं उनका डिफरेंशिएशन उसके द्वारा हुआ। तो गान में निबद्ध रचनाएं आप सब जानते हैं, गायन में क्या है, वादन में क्या है। तो ये जो इसी जो हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे ये जो मौखिक परंपरा है, अब वैदिक काल का जो गायन था उसको हम कैसे समझें, क्योंकि वो इतना कठिन रहा होगा कि कोई भी उसको समझने वाला आज तो जीवित होगा नहीं। तो उसको समझने के लिए हमें उस पीरियड का जो भी अगर लिटरेचर भी प्राप्त है या इतिहास में भी जाएंगे तो हमें मुश्किल है कि कुछ उसका बैकग्राउंड पता चले, क्योंकि लेकिन उसको जानने के लिए, इस मौखिक परंपरा का अध्ययन करने के लिए हमारे पास मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, पांडुलिपियाँ हैं, फिर हमारा आर्किटेक्चर है, और यही सब जो चीज़ें होती हैं जो हमारे इस ओरल ट्रेडिशन को आगे पढ़ने के लिए हमें सहायता प्रदान करती हैं। तो इस ओरल ट्रेडिशन को हाँ इसमें होगा, हाँ मैन्यूस्क्रिप्ट से पता चलता है। प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग, अब प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग तो बाद में आया और रिकॉर्डिंग भी बाद में आया, लेकिन पुराने इतिहास को जानने के लिए मैन्यूस्क्रिप्ट्स ही सबसे अच्छा माध्यम है। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? मैन्यूस्क्रिप्ट्स पांडुलिपि होता है, जो उस समय कोई प्रिंटिंग प्रेस वगैरह तो थी नहीं, तो हस्तलिखित जो भी सामग्री होती है वहाँ उन विद्वानों ने जो उस काल में लिखा होगा, वो उस जो हैंड रिटन जो स्क्रिप्ट्स हैं वो पांडुलिपियाँ कहलाती हैं, वो ही मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती हैं। अभी आपने एक वर्ड पहले लिया था किंवदंतियाँ, ये क्या होता है? किंवदंतियाँ मतलब कहानियाँ, कहानियाँ। किंवदंतियाँ अरे नहीं, कोई छोटी छोटी ऐसी शॉर्ट स्टोरीज़ होती हैं, किसी भी कोई एक मतलब कोई एक कथा है, उस कथा को जो हम अपने वर्ड्स में या उसमें कोई गे फॉर्म में प्रस्तुत करें। जैसे हम लोग नृत्य नाटिका करते हैं, तो नृत्य नाटिका में मान लीजिए हम मीरा के ऊपर नृत्य नाटिका करें, तो हम मीरा की पूरी लाइफ को उसमें चित्रित करेंगे, तो गाएंगे, उनकी रचनाएं होंगी, जो भी होगा, तो एक वो म्यूज़िकल प्रेजेंटेशन हो गया। तो किंवदंतियों में भी एक कोई कथा, राजा से रिलेटेड कोई कथा ले ली और लोग गायक उसे गा रहे हैं, लोक कथाएं हैं, लोक गाथाएं हैं। अच्छा, उसमें जैसे उत्तर प्रदेश का आला गायन है, मौखिक ही ट्रांसफर हो रही है, हाँ, इसका साक्ष्य नहीं है कि वो सही है कि नहीं, मगर मौखिक चली आ रही हैं। मतलब जैसे सुनते आ रहे हैं और वो ऐसे ही वो आगे आगे लोक गायक उसको फॉलो करते जा रहे हैं और वो ट्रांसमिट होती जा रही हैं। तो वो लोक कथाएं, लोक फोक स्टोरीज़ समझ लो। तो फोक स्टोरीज़ जो एक गाने के फॉर्म में हमारे सामने आ रही हैं। तो जैसे आपने वो देखा, उनका सुना होगा, तेजन बाई हैं, पांडवानी गाती हैं, मध्य प्रदेश की है, वो महाभारत के पूरे उसका चित्रण अपने गाने के द्वारा करती हैं। तो वो एक फॉर्म है उसके गाने का। इसी तरह से आला गायन है, उसमें आला उदल की प्रशस्ति में उनके पूरे गीत गाए जाते हैं। तो इस तरह की जो फोक ट्रेडिशंस हैं वो कैसे चल रही हैं, वो इन्हीं मौखिक परंपरा की वजह से ही तो चल रही हैं और जीवित है। अब अच्छा, अब हम लोगों का क्या दायित्व है
फोक ट्रेडिशंस कौन फॉलो कर रहा है, कितने लोग सुन रहे हैं। हम लोग कोई आ जाए फोक आर्टिस्ट, उसको सुनने भी ना जाएं। सब लोग ऐसे बिज़ी भी हो गए हैं और अपनी लोक कलाओं के प्रति थोड़े से इनडिफरेंट भी हो गए हैं ज़्यादा। हाँ, अब उसमें बहुत सारी चीज़ें सम्मिलित हैं, व्यस्तताएं हैं, जो हैं सो हैं, लेकिन फिर भी हमारी फोक आर्ट्स को जीवित रखने के लिए हम लोगों को, अब ये मौखिक परंपरा अगर हम नहीं जीवित रखेंगे तो आगे आने वाले समय में क्या इनका जीवित रहेंगी। तो अब हम किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी तरह इनको जीवित रखें। लेकिन हाँ, उसका टेक्नोलॉजी ने बहुत सहायता प्रदान की कि आज ये जो फोक आर्टिस्ट हैं अपने यूट्यूब चैनल बनाकर और सब करके, लेकिन टेक्नोलॉजी से ये लोग इतना वो भी नहीं है, इनको इतना ज्ञान भी नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं है, तो इनको कोई हेल्प करे, इनका कोई चैनल बनाए, इनका कोई प्रोग्राम करवाए, इन फोक आर्टिस्ट को ऊपर उठाए इनकी, तो तभी इनका संरक्षण और संवर्धन होगा। तो इसमें एक बहुत अच्छी बात यह है कि जब हम अपना कोई शोध कार्य करें तो हमें भी कोई एक ऐसी लोक कला, कोई एक लोक संस्कृति को जीवित करने के लिए उसके सारी चीज़ों को खंगाला जाए और उसको कहाँ से उसका उदय हुआ, कैसे उसके फोक आर्टिस्ट जो ज़िंदा हैं उनसे बात की जाए, और उसमें बहुत सारा स्कोप किया जा सकता है, बहुत सारी बातें ढूंढी जा सकती हैं। तो इस तरह से हमारी जो मौखिक परंपरा है, वो मौखिक परंपरा हमारे उसके आगे आने वाले समय में एक, जैसे कहते हैं ना, हमारा एक मार्क होता है दुनिया में, एक पहचान होती है। हमारा देश सारे विश्व में अपनी इतनी प्राचीन समृद्ध संस्कृति के लिए ही तो प्रसिद्ध है। यहाँ इतनी विविधताएं हैं, इतनी वैरायटी है कि बाहर विदेशी लोग आकर्षित होते रहते हैं। उनको यहाँ का देखिए, फ़ॉरेन के लोग आके यहाँ का संगीत सीखते हैं। मे बी आपके पास भी कोई हो, शिष्य होंगे बाहर के विदेशी, तो विदेशी लोग यहाँ के संगीत से बहुत आकृष्ट हैं। उनको यहाँ की संस्कृति, यहाँ का संगीत, यहाँ का बहुत खान पान, बहुत डिवोटी रहते हैं। हाँ, डिवोटी भी रहते हैं, इंडियन के कंपैरिजन में ज़्यादा वो रहते हैं। हाँ, वो उनके अंदर बहुत। आप देखिए अपने यहाँ संस्कृत पढ़ने वाले बच्चों की कितनी संख्या है। बड़ी मुश्किल से कॉलेजेस में संस्कृत समाप्त हो रही है, बच्चे लेते नहीं, लेकिन फॉरेनर संस्कृत पढ़ते हैं। उनके यहाँ जो है श्लोक और संस्कृत में वाचन और सब इतना इम्पॉर्टेंट है। हमारे यहाँ बच्चे जो है 8th क्लास तक भी संस्कृत पढ़ लें तो पढ़ लें, फिर उसके बाद अन्य विषय इतने हो जाते हैं। हाँ, फ्रेंच के साथ वो भी ऑप्शनल हो गया कि अब एक फ़ॉरेन लैंग्वेज, तो ठीक है, विदेशियों को संस्कृत फ़ॉरेन लैंग्वेज लग रही है, इंडियंस को फ्रेंच फ़ॉरेन लैंग्वेज लग रही है। तो अपने कल्चर को बचाना है, और संगीत और संस्कृत बहुत घनिष्ठ संबंध है। अब जितने पुराने अगर हमको ग्रंथ पढ़ने हैं तो संस्कृत आए तब तो हम पढ़ पाएँ। एक बड़ा अच्छा टीवी पर एक, उनका नाम हो जो अभी ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन वो मुस्लिम थे और ये थे आर्कियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने ये कहा कि मुझे संस्कृत सीखनी पड़ी, पढ़नी पड़ी। क्यों? क्योंकि अगर मैं आर्कियोलॉजी में फाइंडिंग्स, भाई उनके लिए तो लिटरेचर भी पढ़ना है और खुदाई में प्राप्त जो भी चीज़ें हैं उनका अध्ययन करना है, तो उनको भाषा का भी तो ज्ञान हो, तब तो वो पुराने कल्चर को, पुरानी जो लिखित सामग्री है उसको पढ़ पाएंगे। तो उन्होंने संस्कृत सीखी, और क्या कोई प्रकांड पंडित होगा संस्कृत का, जितनी अच्छी संस्कृत वो बोलते हैं। तो हम लोग ही अपनी उसको नहीं पहचान रहे हैं, हम लोग अपने जो समृद्ध संस्कृति है उसको नहीं पहचान रहे हैं, हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन करना चाहिए। तो आने वाले समय में इन सब चीज़ों की बहुत वैल्यू है, और संस्कृत को ऊपर उठाने के लिए, और संस्कृत के साथ साथ संगीत की भी उसमें हमको जानकारी प्राप्त होगी, तो इसलिए उनकी जानकारी होनी आवश्यक है।
एक इतिहासकार हैं डेविड मैकलॉग, वो कहते हैं कि इतिहास का अध्ययन क्यों हो? भाई पुराने अंधकार में युग के विषय में जानने के लिए, कैसे थे, क्या था, और आज हम जिस रूप में हैं वो क्यों हैं, उसके लिए थोड़ा सा हिस्ट्री में हमें जाना के बारे में जानना आवश्यक है। तो अपने प्राचीन सभ्यता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना ही पड़ता है। तो हमें कैसे पता कि हमारा संगीत कब था, कब से था? तो वो सब हमारे ये जो हम इसमें विषय भी हैं, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, पिलर्स, और ये सब इनके द्वारा ही तो हमें पता चलता है। और एक सब्जेक्ट के अंदर, एक टॉपिक के अंदर सब एक दूसरे से लिंक्ड भी होते हैं। हम जो भी विषय पढ़े, जैसे अभी वाद्य यंत्रों का पढ़ा, तो भी हमने देखा कि हमको उनका पता इतिहास से ही चल रहा है। इसी तरह हमें ओरल ट्रेडिशंस हों, चाहे हमारा कोई भी, तो वो भी हमें अपने इतिहास में झांकेंगे तब हमें पता चलेगा। तो हम जो प्राचीन सभ्यताएं थीं वो बहुत विकासशील थीं। ऐसा नहीं है कि आज हम लोग बहुत एडवांस्ड हैं, ऐसा लगता होगा, लेकिन उस समय की भी संस्कृतियां बहुत एडवांस थीं। जैसा कि सिंधु घाटी की सभ्यता, और ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो ये सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो और रावी नदी के किनारे हड़प्पा, तो ये जो दो संस्कृतियां थीं, इनके विषय में जब हम पढ़ते हैं, सब लोगों ने इतिहास थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि उस समय कितना वेल मेंटेन्ड सिटी का प्लान था, और कैसे शिल्प कला और संगीत का भी, तो जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स मिले खुदाई में, एक ब्रॉन्ज़ की मूर्ति जो बहुत पॉपुलर होती है, हम लोग सब जानते हैं कि एक नृत्यांगना की मूर्ति मिली। तो ये सब संगीत, हमारा उस काल का संगीत ज़रूर बहुत रिच रहा होगा, तभी तो ये सब चीज़ें हमने पाई। तो इन सब चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए, इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए हमें निरंतर कुछ न कुछ अपनी तरफ से प्रयास करते रहने हैं। तो मौखिक परंपराएं जो हम आज कर रहे हैं, उसमें हमारी जो मौखिक परंपराएं हैं, उनका वहन सबसे ज़्यादा हमारे गुरुकुल ने और घराना पद्धति ने किया। गुरुकुल में इतना अच्छा माहौल रहा, गुरु के साथ, गुरु के सानिध्य में बच्चे रहकर सीखते थे, हमेशा साथ में रहना। तो एक आजकल की एजुकेशन से वो एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा अच्छा था। वो चाहे संगीत के विषय में हो या कोई और अन्य विषय पढ़ना हो, वो बेस्ट तरीका है शिक्षा ग्रहण करने का। तो उस समय जो मौखिक रूप से जो शिक्षा दी गई, वो हमेशा के लिए थी। लेकिन एक उसका ड्रॉबैक ये होता है कि उसको अगर उस समय तो कोई रिकॉर्डिंग सिस्टम नहीं था, अगर भाई उस समय की शिक्षा को हम कैसे जाने, तो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट ज़रूर हुई होगी, लेकिन वो जो ओरिजिनल फॉर्म था वो हमें अभी प्राप्त नहीं हो सकता। तो गुरुकुल परंपरा, घराना परंपरा धीरे धीरे समाप्त हो गई, लेकिन अभी भी आर्टिस्ट अपने को घरानों से संबंधित मानते हैं और उस घराने की परंपरा को फॉलो करते हैं, और अपनी अपनी वैरायटी, अपने अपने वो कला का वो दिखाना तो सबके अपना विशेष गुण है। तो घराना परंपरा, गुरुकुल परंपरा, ये जो प्राचीन परंपराएं थी, इसमें सर्वप्रथम शिक्षा का जो वो रहा, मतलब फर्स्ट स्टेप रहा, उसमें वर्षों का निरंतर अभ्यास, गुरु की नकल करना। उसमें फिर आप अपनी मर्ज़ी नहीं चला सकते, एज इट इज़ हूबहू जैसा सिखाया जाए उसको नकल करना, एक ही राग सालों तक उसका अभ्यास करना। तो जब हम इस परंपरा में अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से
उसका जो परिणाम होगा वो आज की शिक्षा से बेहतर। बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा। और अगर हम इस परंपरा को आज फॉलो करें तो वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी आज के हमारे पास रिकॉर्डिंग सिस्टम्स हैं, हमारे पास इंटरनेट है, यूट्यूब चैनल्स हैं, अच्छे अच्छे गुरुओं को सुन सकते हैं, एक ही चीज़ को रिपीट कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इन माध्यमों से हम अपने शिक्षा को स्वयं थोड़ा सा परिष्कृत कर सकते हैं। और फिर फिज़िकली किसी गुरु से सीखना तो वो तो बेस्ट होता ही है। तो और वो अच्छा गुरु मिल जाए तो क्या बात है। उन गुरु का साक्षात होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपनी गलतियों को उन्हीं के माध्यम से सुधार सकते हैं। यूट्यूब चैनल के माध्यम से, यूट्यूब वाले गुरु के माध्यम से नहीं सुधार सकते। इसलिए टेक्नोलॉजी का अपना उपयोग अपनी जगह है और साक्षात गुरु का स्थान अपनी जगह है। तो वो उनका रिप्लेसमेंट आज तक कोई नहीं है। तो इस तरह जो हमारी मौखिक परंपरा है वो उसका उद्देश्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अपने संगीत को इसी तरह वहन करते हुए आगे चलना है। और संगीत की जो विविधतापूर्ण सांस्कृतिक परंपरा है उसमें हमारे देश में जो उस परंपरा को दो जो शैलियाँ हैं, जो मतलब जो अपने देश की दो मुख्य गायन पद्धतियाँ हैं, उत्तर और दक्षिण की, उनकी यहाँ भी बहुत सारी अपनी जो लोक कलाएँ, लोक गीत होंगे और अपने यहाँ के उनमें भी बहुत अंतर हमें देखने को मिलेगा। तो उनका भी कंपैरिजन करके हम ये देख सकते हैं कि हम लोग उसमें अपने MA के उसमें दोनों का कंपैरिजन पढ़ते भी हैं, दोनों गायन शैलियों का, कि उनके यहाँ कौन सी हैं और हमारे यहाँ कौन सी हैं। तो हम लोग अपने समानता और भिन्नता हम लोग जैसे जानते ही हैं कि उत्तर भारत में मुग़लों के प्रभाव के कारण थोड़ा अंतर है, लेकिन कर्नाटक संगीत में एज़ इट इज़ जैसे प्राचीन काल में था संगीत वैसे ही है। तो उनका संगीत ज़्यादा ओरिजिनल है। यहाँ पर हम लोगों के रागों में और उसमें जो चेंजेस आए वो मुग़ल काल में आए, मध्यकाल में आए, जब तो ये परिवर्तन हुआ। और मौखिक जो हम रचनाएं बहुत सारी हैं जो सेम राग जैसे हम लोग ढूंढ लेते हैं दोनों पद्धति के, तो दोनों पद्धति के रागों में समानता है। और इन्हीं समानताओं में के कारण दोनों पद्धतियों का एक होने का हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये दोनों एक समय में एक ही पद्धतियाँ रही होंगी। अब आप लोग कुछ उदाहरण देकर बताइए कि कौन से कोई ऐसी सांस्कृतिक गीत या कोई लोक कथाएँ या कोई आप जानते हैं जिनका उल्लेख किया जा सके, जो हमारी मौखिक परंपराओं में बताइए। जैसे पुराने उसमें लोग कबीरी गाते थे, हाँ, कबीर जी के पद हाँ। एक ही धुन पर सेम उसमें लोग गाते थे, वो मतलब लोक गीतों में उनका आता था कबीरी। जी। अच्छा। हाँ, तो उसको भी उसमें कैसे कबीर की वाणी मतलब उनके दोहे, उनके दोहों को हाँ, एक पर्टिकुलर धुन पे जितने भी उनके दोहे हैं, हाँ, तो उनके पदों को उसमें गाया जाता है। हाँ। तो इस तरह से हम लोग, जैसे तुमने एक बताया, हम लोग एक लिस्ट बनाएं, फाइंड करें कि कौन कौन सी ऐसी मौखिक गायकियाँ थीं जिनको हम लोग जिनका अध्ययन कर सकते हैं। जैसे अब हमारे यहाँ जो राग हैं वो अब भटियाली धुन है या मांड है, अब वो हम लोग शास्त्रीय संगीत में भी उनका गायन करते हैं।
वो धुन है, एक क्षेत्र विशेष की धुन है, लेकिन उनका समावेश हमारे शास्त्रीय संगीत में भी हो गया है। तो इस तरह मतलब इन एग्जाम्पल से हम ये देख सकते हैं कि वो दोनों पद्धतियाँ भिन्न नहीं हैं। लोक संगीत का जो उदय हुआ है वो शास्त्रीय संगीत से ही हुआ है। तो जो धुनें हैं हमारी बहुत से मतलब सिंपल होती हैं, लेकिन उनमें कोई ना कोई राग अवश्य हमें देखने को मिल सकता है। और जो हमारे जो ये उसमें ये मौखिक परंपरा में जो हम लोग अपने घरेलू जो सांस्कारिक और समारोह वगैरह जो घर में होते हैं उन पे जो गीत गाते हैं, उनका भी संबंध बहुत सी धुनों और उन पर बेस्ड होता है। अच्छा, ये जो इनकी जो परंपराएं हैं उनको हम कैटेगराइज इस तरह कर सकते हैं कि जैसे आदिवासी या जनजातीय संगीत को एक की एक कैटेगरी बन गई, लोक संगीत की एक अलग कैटेगरी बन गई, पारंपरिक, उपशास्त्रीय और शास्त्रीय, इस तरह से हम लोग कैटेगराइज करके इसको बना सकते हैं कि उससे हमें ये पता चलेगा कि उनमें अंतर क्या है और फिर अंतर के साथ साथ समानता भी ढूंढी जाए। जो शास्त्रीय जो परंपराएं हैं उनमें जैसा कि आप लोग सब जानते ही हैं, अपनी ध्रुपद, धमार, ख्याल, टप्पा, ठुमरी, ये सब हमारी जो गायकियां हैं ये मौखिक ही परंपरा हैं। उसके अतिरिक्त कजरी, चैती, होली ये भी उपशास्त्रीय गायकी हैं, लेकिन इनका संबंध भी हमारे लोक परंपराओं से है। कजरी, चैती, होली, झूला ये किसी विशेष ओकेजन पर इनका गायन होता है, तो वो एक अलग कैटेगरी हम बना सकते हैं कि ये इस ओकेजन के लिए हमारे यहाँ जो गीत हैं वो इस प्रकार से हैं। जैसे कर्नाटक में एक करगा उत्सव है जिसमें मिट्टी के घड़े को सुंदर सा सजाकर सिर पर रखकर नृत्य करते हैं। फिर बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कर्मा त्यौहार है जिसमें सभी स्त्री पुरुष एक वृक्ष के चारों ओर कपड़ा बांधकर दिया जलाकर गाते हैं और नृत्य करते हैं। फिर उत्तर भारत में होली गीत हैं। फिर शादी, मुंडन, जनेऊ आदि संस्कारों पर हम लोग पारंपरिक गीत गाने का प्रचलन है। पुत्र जन्म पर सोहर वगैरह जो गाए जाते हैं। और जो ये सोहर गाने की जो परंपरा है ये केवल हिंदू परिवारों में ही नहीं, मुस्लिम परिवारों में भी होती है। तो इससे क्या पता चलता है कि दोनों संस्कृतियां आपस में कितनी मिली जुली हैं। मुस्लिम में भी मतलब नाम यही होता है। हाँ, नाम कुछ और होता है। सोहर मुस्लिम में सोहर हो सकता है कि कुछ और नाम से करते हो, लेकिन वो लोग भी इस तरह के गीत गाते हैं। और उसके अतिरिक्त सभी जैसे अब ऋतु के अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखा कि वर्षा ऋतु में कजरी, चैती, झूला, इस तरह हमारे उत्तर भारत में गाने का, फाग वगैरह ये सब गाने का है। फिर भाखा नामक एक गीत है जो जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। भाखा जो फसल कटाई के समय गाया जाता है। मोरिया राजस्थान का एक संगीत है जिसमें मोर की प्रशस्ति में गीत गाए जाते हैं। और राजस्थान वाला कौन सा है? मोरिया, हाँ। ऐसे ही लावनी आप लोग जानते हैं, लावनी महाराष्ट्र में तमाशे में जो है नाटक का मंचन होता है, उसमें लावनी का प्रयोग होता है। तो अपने देश का कोई भी प्रांत ले लो, कोई किसी भी क्षेत्र में जाओ, वहाँ वैरायटी देखने को मिलती है और इतनी विविधताएं हैं
कि अब जब हम लोग वो कल्चरल करते हैं ना, उसमें यूथ फेस्टिवल में, जी जी। उसमें जो है कि जनजातीय लोक नृत्य या एक कैटेगरी है ना प्रेजेंटेशन की, तो फिर हम उसमें ढूंढते हैं कि कहाँ की लावणी, आसाम का बिहू, और पंजाब का गरबा, नहीं पंजाब का गिद्दा, और इधर गुजरात का गरबा और डांडिया। इस तरह से हम लोग इसी माध्यम से थोड़ा सा जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं कि हाँ ये जनजातीय नृत्य यहाँ का ये है, यहाँ का ये है। तो ये कल्चरल फेस्टिवल्स और कल्चरल एक्टिविटीज़ भी इन सब में बड़ी सहायक होती हैं। और ये कल्चरल एक्टिविटीज़ सिर्फ साल में एक बार हों ऐसा नहीं। हम लोग जब जो संगीत से जुड़े लोग हों वो कुछ ना कुछ इस तरह से अपने फोक आर्टिस्ट को करने के, फोक कलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग ये प्रयास कर सकते हैं कि इनका आयोजन किया जाए। और जैसे कि सर इतना अच्छा कर रहे हैं भाई, लुप्त होती हुई हमारी जो कलाएं हैं, हमारे जो गायन शैलियां हैं, उनको जो फिर से रिवाइव करने का जो इतना अच्छा काम आयुष और सर कर रहे हैं, उनका तो बहुत ही बड़ा योगदान है। क्योंकि ध्रुपद, धमार, चतुरंग, ये त्रिवट बच्चे सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं कि ये इस तरह से है, लेकिन उसको प्रदर्शित करके कभी नहीं दिखाया। हाँ कि कैसे, क्योंकि सिखाने वाला भी तो कोई हो तब तो बच्चा सीखेगा। अब स्कूल कॉलेजेस में टीचर्स की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनका शिक्षण भी जैसे हुआ उनको भी नहीं सिखाया गया। तो जब स्वयं ही नहीं सीखा तो आगे कैसे सिखाएंगे। तो इसलिए फिर से इनको रिवाइव करने के लिए इनको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो इन कलाओं को सीखने के लिए अभी वो कंपटीशन में बच्चों ने कितना अच्छा चतुरंग गाया। तो अब कोई बच्चा देखे सुने तो वो प्रेरित हो कि अरे वाह, इस तरह की भी गायकी है, हमें तो आती नहीं है, हमें भी करनी चाहिए। अब सिलेबस में हम डाल भी दें तो भी इसको कराएगा कौन। तो उसके लिए भी तो एक समस्या। ध्रुपद धमार है कोर्स में, लेकिन ध्रुपद धमार हम एक एक सीख लेते हैं, नाम के लिए सीख लेते हैं कि हाँ भाई कोर्स पास होना है, सीखना है। एक तरीका आ गया कि इस तरह से ये गायकी है, इसको गाया जाता है। तो इन सब यही तो हमारी परंपराएं हैं जिनको हमको प्रिजर्व करना है, और यही मौखिक परंपराएं जिन के विषय में आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। यही मौखिक परंपराएं हैं। अब इन्हीं मौखिक परंपराओं को आप लिखिए, नोट करिए कि कौन सी मौखिक परंपराएं जो प्राचीन काल में थीं और आज अभी तक अब मतलब नहीं हैं, उनको ढूंढिए। और कौन सी हैं जो अभी भी चली आ रही हैं और कौन सी हैं जिनको रिवाइव करने की आवश्यकता है। तो ये हमारा मोटिव होना चाहिए। तो शास्त्रीय संगीत लिखित फॉर्म में तो ठीक है, लिखना भी बहुत ज़रूरी है। आज के ज़माने में लिखना भी बहुत ज़रूरी है, लिखने से भी फ़ायदा होता है। लेकिन क्योंकि एक प्रायोगिक विषय है, इसको सिर्फ लिखना ही काफ़ी नहीं है, इसके बारे में सीखना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम अपनी ये इन्हीं कलाओं को, इन्हीं सारी शैलियाँ जो हैं हमारे देश की जो इतनी हैं, उनको सबको हमको फिर से रिवाइव करने की आवश्यकता है। और इसी उसमें बंगाल, आसाम और उड़ीसा में, मणिपुर में कीर्तन, वहाँ का कीर्तन पॉपुलर है। फिर दक्षिण भारत में हरि कथा है, बंगाल का बाउल है, उड़ीसा का जन्ना, उत्तर प्रदेश के देवी गीत और लोक गाथाएँ, लोकगीत गाथाएँ भी उत्तर प्रदेश में गाई जाती हैं। फिर पंजाब का हीर रांझा, राजस्थान का प्रभु जी का पद और उत्तर प्रदेश का आला, बिहार का बंजारा, बंगाल का कनिंगम और मध्य प्रदेश की पांडवानी। ये
लोक शैलियाँ हैं जो इन प्रदेशों की फेमस हैं। तो इन लोक शैलियों को स्टेट वाइज अपने उनका एक लिस्ट बनाकर हम लोगों को इन कलाओं की विषय में जानना, उनके आर्टिस्ट को ढूंढना और उनके ऊपर अध्ययन करना, ये एक हमारा अच्छा विषय हो सकता है। तो मौखिक परंपरा हम मतलब कहने को तो सिर्फ ऐसा लगता है कि ये परंपराएं कोई ख़ास नहीं होंगी, लेकिन इनके अंदर बहुत कुछ हमारा कल्चर और हमारा पूरा एक संस्कार निहित होता है। हम कोई भी घर में कोई भी एक छोटा फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं, अगर हम इन सब अपने प्राचीन परंपराओं को फॉलो करते हुए चलते हैं तो एक बहुत अच्छा एक माहौल बनता है। आजकल हम लोग भी वेस्टर्नाइज हो जाते हैं और शॉर्टकट करते हैं और इन सब परंपराओं को धीरे धीरे समाप्त करते जा रहे हैं। विवाह संस्कार हो, चाहे किसी के मृत्यु में हो, आजकल मृत्यु के बाद भी जो 13 दिन के संस्कार होते हैं कोई नहीं करना चाहता है, तीसरे दिन ही 13वीं कर देते हैं। तो ये सब हमारा कल्चर हमको ऐसा अलाउ नहीं करता है कि इस तरह से हम इतना शॉर्टकट अपनी ज़िंदगी में अपनाएं, और इन शॉर्टकट का नुकसान हमें होता है और उसी शॉर्टकट की वजह से तो हमारी ये कलाएं सब लुप्त हो जा रही हैं। कुछ लोग तो तरह बंद भी कर रहे हैं, तेरह अब करते भी नहीं हैं। हाँ, और एक और आश्चर्य की बात है कि जो बरसी 1 साल के बाद होती है उसको भी पहले ही कर देते। तो हम अपने तो हम अपने पूर्वजों के लिए, हम अपने आत्मीय जनों के लिए क्या इतना समय नहीं है कि हम उनका कुछ संस्कार प्रॉपरली कर सकें? तो ये सब बातें, ये जो संस्कारों की हैं, ये सब हमारी यही कल्चरल हेरिटेज है जो हमारे संस्कृति को रिच किए हुए, और दुनिया में इसी की वजह से तो हमारा नाम है। हम लोग उसे छोड़ते जा रहे हैं और विदेशी उसको अपनाते हैं। हमारे यहाँ जो दाह संस्कार की परंपरा है अब विदेशी लोग भी अपनाने लगे हैं। तो कोई तो अच्छी बात होती है अपने कल्चर में जिसको हमको आगे बढ़ाना चाहिए। और मौखिक परंपराएं जो सिर्फ संगीत ही नहीं, बाकी भी चीज़ें, हमारा कल्चरल हेरिटेज, हमारी सारी चीज़ें। अब कोई चिकनकारी जो वर्क है लखनऊ का, ये भी तो एक मौखिक परंपरा ही है। कोई आज तो इजाद हुआ नहीं, सदियों से चला आ रहा है और लिख के सीखा भी नहीं जा सकता। इसको तो हस्तांतरित ही किया जा सकता है। और उन परिवारों में जहाँ ये काम होता है, अगर वो काम ही करना बंद कर दें ये सब, तो हमारा जो इतना अच्छा हम लोग पहनते हैं चिकन के कुर्ते और सब साड़ियाँ, और तो ये कहाँ से हम प्राप्त करेंगे? और ये पूरे विश्व में पॉपुलर है। इसी तरह के हमारे अलग अलग प्रांत का सब, हमारे यहाँ बनारसी साड़ियाँ, फिर पंजाब का वो कौन सा है फुलकारी वर्क। तो ये ट्रेडिशन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पहुंचाने के लिए परिवार में चलता रहना चाहिए, तभी तो हो पाएगा। लेकिन परिवार में अब ये काम बंद कर देते हैं। बच्चे कहते हैं हम लोग ये नहीं करेंगे। अब हम संगीत में सबसे बड़ी समस्या क्या आ गई है? इंस्ट्रूमेंट्स कौन रिपेयर करे? कानपुर में तो खास। हाँ, अब ये भी तो एक ऐसा काम है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलना चाहिए। भाई, इंस्ट्रूमेंट मेकिंग ऐसी चीज़ है कि हर कोई नहीं कर सकता। एक परिवार जो इंस्ट्रूमेंट बनाता है, जिसके परिवार में सदियों से ये काम चला आ रहा है, वो लोग उसमें इतने निपुण होते हैं कि अपने बच्चों को सिखाएं। बच्चे मतलब बाहर के लोगों को भी उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। नहीं सिखा देगी, हाँ, आमदनी कम हो जाएगी और बच्चे उनके सीखते नहीं, इसीलिए तो लुप्त हो गया। अब हम लोग इंस्ट्रूमेंट बनवाने के लिए कहाँ जाएं, बड़ी समस्या होती है। और इंस्ट्रूमेंट बनवाना
कोई आसान बात नहीं है। इंस्ट्रूमेंट बनाने वाला स्वयं संगीत भले ही ना जाने, लेकिन उसको संगीत का ज्ञान होता है, वो सुरीला होता है, तभी तो वो इंस्ट्रूमेंट बना पाता है। तो ये कला, अब ये कला ऐसी है मौखिक परंपरा की, ये कला, इसको प्रिजर्व करना है। अब क्यों ना एक विषय के रूप में हम लोग कॉलेजेस में ही डाल लें एक पेपर, आर्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेकिंग। भाई हमें जनरल तो आए, हम जो हम सीख रहे हैं, हमारा सितार है, हमको थोड़ी सी उसकी, ठीक है हम लोग बेसिक कर सकते हैं कि तार टूट जाए तो कर लें, पर्दा खुल जाए तो बांध लें, इतना तो तुम लोग तानपुरे में भी कर लोगे हैं। लेकिन उसकी जवारी करना क्या आसान है? जवारी करने के लिए तो भाई एक निपुण कारीगर ही चाहिए, और वो निपुण कारीगर नहीं होगा तो इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ ख़राब हो जाएगी। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं। तो इस परंपरा को हमें जीवित रखने के लिए हमें कुछ एफर्ट करना होगा। तो वाद्य निर्माण की जो कला है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय हो गया। इसी तरह अब देखिए, हमारे जो संस्कार करने वाले पुरोहित होते हैं, पंडित होते हैं, क्या वो अब हैं? वो भी नहीं है। अब कोई पुरोहित का बच्चा, हमें नहीं करनी पंडिताई है, किसी को पिता का काम अच्छा नहीं लग रहा है कि अरे जाते हैं किसी के घर पूजा कराने, तो उनको उसमें वो हे दृष्टि से देख रहे हैं बच्चे कि ये कोई अच्छा काम नहीं है कि हमारे पिता जो है किसी के घर जाके पूजा करें। वो स्वयं फिर इस प्रोफेशन में नहीं जाते, और पंडित का बच्चा चाहता भी नहीं कि उसकी बच्चा पंडिताई करे। समाज इसका जिम्मेदार है ना। हाँ, सम्मान जो मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिलता। प्लस जो है आदमी है तो उसको जीवन उसका फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिलती। हाँ, इसलिए ये सब विलुप्त हो रहा है। तो ये परंपराएं हमको ख़त्म नहीं होने देनी है। ये तो अच्छा, हमारे घर में मंत्रोच्चारण हो, सब लोग गाएं, एक साथ भजन गाएं, तो एक माहौल बनता है, हमारे बच्चे संस्कारित होते हैं। और वही जो हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लर्निंग की बात कर रहे थे, वही सब होती है। तो जो पुरोहित है, जो वो अपने ट्रेडिशन को जो फॉलो कर रहा है, उसने कोई गलत काम नहीं किया, बहुत अच्छा काम कर रहा है। क्योंकि इस काम को आगे बढ़ाने के लिए हमें कोई ना कोई तो चाहिए ही, तभी तो हमारी ये जो परंपरा है ये कायम रहेगी। वरना क्या होगा, हमारे यहाँ संस्कार कराने के लिए कोई पंडित नहीं मिलेगा, और हम भले ही अपने को ब्राह्मण कहें, क्या हम वो संस्कार करा सकते हैं? नहीं करा सकते, हमें आता ही नहीं, क्योंकि हमने उस तरह से कभी सीखा नहीं। हम किसी पूजा का आयोजन नहीं कर सकते, उसके लिए एक विधि विधान पूर्वक जो एक पंडित की ज़रूरत हमें पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इस विधि विधान को चलाने के लिए हमको उसी मौखिक परंपरा, फिर यहाँ पर मौखिक परंपरा आ गई। तो ये सब जो काम हैं, ये इन्हीं मौखिक परंपराओं से जुड़े हैं। तो संगीत की मौखिक परंपरा और हमारे कल्चर की मौखिक परंपरा सब अंतर संबंधित हैं, एक दूसरे से लिंक्ड हैं। अच्छा, इस मौखिक परंपरा का सबसे अच्छा उदाहरण है कि हम बचपन में कोई चीज़ हम लोगों ने सीखी, वो हमें आज तक क्यों याद है? कोई कविता हमने सीखी, पोयम सीखी, हम आज तक कैसे याद है? क्योंकि हमने उसको गाकर सीखा। तो इसमें संगीत देखो कितना हेल्पफुल हुआ। आज हम बच्चों को कोई चीज़ सिखाएं, गाकर सिखाएं, तो वो आजीवन याद रखेंगे, कभी उनके दिमाग से वो बात नहीं निकलेगी। टेबल याद करते हैं, ऐसे ही गा गा कर याद करें, वैसे ही टेबल भी याद हो जाए। तो कोई भी संगीत में इतनी शक्ति है। और आजकल बच्चों की एजुकेशन के लिए संगीत अनिवार्य विषय के रूप में शामिल कर दिया गया है। और नेचुरल जो जिन परिवारों में संगीत होता है, आप लोग सब लोग संगीत से जुड़े हैं, तो देखिए कि संगीत से कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है सर, और हम अपने सब विषय के साथ साथ अन्य विषयों में भी अच्छा
प्रदर्शन करते हैं। मैंने ये देखा कि संगीत का बच्चा संगीत में अगर अच्छा है तो वो अन्य विषयों में भी बहुत अच्छा होता है। तो ये कहना कि हमारे संगीत सीखने से जो है कोई हम कम हो गए किसी से, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। सबका एक स्पेशलाइजेशन का क्षेत्र होता है। हमारा क्षेत्र संगीत है, हम संगीत के स्पेशलिस्ट हैं। अगर कोई डॉक्टर है तो वो अपने क्षेत्र का डॉक्टर स्पेशलिस्ट है, लेकिन हम लोग संगीत के स्पेशलिस्ट हैं, तो हमारा संगीत किसी भी विषय से कम नहीं है। तो अपने को सबसे पहले हमें ही अपने को ऊपर लाना है, और हम ही को अपने को कि नहीं, हम अगर संगीतज्ञ हैं तो हमारे में कोई कमी नहीं है, हम भी औरों के जैसे बहुत अच्छे हैं। तो संगीत का प्रभाव बाल्यकाल से ही हम देखते हैं कि संगीत सीखने वाला बच्चा, उसकी प्रोग्रेस अन्य बच्चों से बेटर होती है। अब हो सकता है कि पढ़ाई की वजह से इतना समय ना दे संगीत को, लेकिन उसको संगीत का बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो कोई भी सीखी हुई गाने में सीखी हुई चीज़ हमें हमेशा याद रहेगी। तो मौखिक परंपरा, अब हम लोग अगर वैसे एक गायन शैली को डिफ़ाइन करते हुए चलें तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग सब लोग जानते हैं हमारे यहाँ जितनी भी मौखिक परंपराएं हैं, प्राचीन प्रबंध से लेकर आज ख्याल गायन तक, जितनी भी बीच की सारी पद्धतियाँ आप एक सीरियल से नोट करिए कि निबद्ध गान की कितनी, और अनिबद्ध गान तो आप जानते ही, अनिबद्ध गान में एक मात्र आलाप ही है जो अनिबद्ध गान का एक रूप है। बाकी निबद्ध गान की तो जितनी भी शैलियाँ प्राचीन काल से प्रबंध से, हमारे उसमें एक टॉपिक है, करेंगे उसको भी एक एक करके। लेकिन इसमें हम ओरल ट्रेडिशन में कि हमारी कौन सी मौखिक परंपराएं संगीत की हैं, वो हम एक सूची बना लें कि इस क्रम से प्राचीन में ऐसे प्रबंध गायन, जाति गायन, रूपक, ध्रुपद, धमार, फिर ऐसे सीरियल करते हुए हम आज आधुनिक काल तक एक सीरियल से चलते आएंगे। और उसके ये कैटेगरी हो गई हमारी किसकी, इसकी शास्त्रीय संगीत की, और एक कैटेगरी हो जाएगी उप शास्त्रीय संगीत की, और तीसरी कैटेगरी हो जाएगी लोक संगीत की। तो इस तरह लोक संगीत तो इतना वाइड हो जाएगा कि हमें हर क्षेत्र अपने ही, मतलब एकमात्र उत्तर प्रदेश को ही ले लेंगे तो यहाँ से ही बहुत निकल आएगा। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं, और आपको इसमें और कुछ अपना मतलब जोड़ सकते हैं, आप लोग जोड़िए, और नहीं तो कोई अगर प्रश्न हो तो प्रश्न करिए। कराने को देखो थ्योरेटिकल बहुत है, लेकिन हम लोग जनरल डिस्कशन करके इसके बारे में करें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। परंपरा से पढ़ने में भी अच्छा रहेगा, हम लोग को जल्दी। हाँ, देखिए अगर हम एक मोनोटोनस सा हो जाता है, अगर किसी एक विषय को उसका थ्योरेटिकल, तो ठीक है थ्योरेटिकल पढ़ना भी आवश्यक होता है, लेकिन हम लोगों को एक जनरल उसका वो होना चाहिए कि थोड़ा सा रुचिकर बना के करें। संगीत में भी देखो, जब बच्चे को सिखाना प्रारंभ करो तो एक उसको बोरिंग सा फील होता है, अरे एक ही अभ्यास कराए जा रहे हैं गुरुजी, आगे नहीं बढ़ते हैं ना। घर पे जाके भी कि कई बार होता है कि हम नहीं जाएंगे सीखने, है ना, कुछ नया नहीं कराया, ये नहीं करा, तो उसको मोनोटोनस लगता है। तो आजकल जो है बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, वो कि हमको ये वाला गीत सिखाइए, वो वाला गीत, पहले से ही जो है शुरू हो जाते हैं। तो उसी तरह जो है हमको उनको थोड़ा रुचिकर बनाकर उसको सिखाना चाहिए। हमारे यहाँ आते हैं बच्चे, हमने यहाँ पर गिटार भी शुरू किया, क्योंकि अन्य विद्यालयों में सब जगह, हम पूरे ही जगह सितार ही पॉपुलर तंत्र वाद्य है, और कहीं भी अन्य वाद्य नहीं सिखाए जाते, तबला और सितार। तो स्ट्रेंथ कम हो रही है बच्चों की, गाने में फिर भी आते हैं
वादन में कम आते हैं बच्चे, यहाँ कॉलेज में। कॉलेज में, जी जी। तो स्ट्रेंथ कम हो रही है, तो हमने गिटार भी शुरू कर लिया। तो अब बच्चे जो हैं एक फैशनेबल इंस्ट्रूमेंट हो जाता है ना, इसमें इंटरेस्टेड होते हैं। तो अब ले लिया एडमिशन। अब क्लासरूम में आएंगे तो मैम हम सितार नहीं सीखेंगे, गिटार सीखेंगे। ठीक है भैया, गिटार सीख लो, लेकिन हमारा बजाना तो शास्त्रीय संगीत हुएगा। हाँ, बजाना तो शास्त्रीय संगीत ही है। मैंने कहा भाई कॉलेज लेवल पे यहाँ पर जब पढ़ोगी तो यहाँ तो शास्त्रीय संगीत सीखना है, लेकिन बच्चों का एक वो रहता है कि हाँ पहले इसमें कुछ गाना सिखा दिया जाए। तो देखो कष्ट साध्य विषय है ये, चाहे गायन हो वादन हो, ऐसे तो आ नहीं जाता, वर्षों का अभ्यास लगता है। और प्रारंभिक समय जो है, प्रारंभिक सीखने का जो पीरियड है वो सबसे ज़्यादा बोरिंग होता है, जब हमको सिर्फ अभ्यास ही अभ्यास करना है। तो अभ्यास का समय लेकिन हमारा समय नहीं दे रहा। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बच्चों को सिखाने का और सीखने का समय नहीं दे रहा। अब इतना कठिन समय हो गया, कोरोना पीरियड हो गया, सेशन भी लेट हो गए, और जो शिक्षण और उसका समय है वो बिल्कुल कट होता जा रहा है, और परीक्षाएं सर पर आ जाती हैं फ़ौरन। तो जो हमारा विषय प्रैक्टिकल है, अब उसको छोड़ के हम संगीत को थ्योरेटिकल कैसे पढ़ाएं? थ्योरेटिकल अच्छा, अब हम जो भी है, जब तक बच्चा प्रैक्टिकली नहीं सीखेगा उसको थ्योरेटिकल ज्ञान भी नहीं होता। तो संगीत पहले हम प्रैक्टिकल करते हैं, तब जाके हम उसके शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करते हैं। क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल कोई राग सीखना प्रारंभ अगर किया, तब हम धीरे धीरे उसकी बारीकियां उसी से सीखना शुरू कर रहे हैं ना, कि उसका आरोह अवरोह क्या है, थाट क्या है, राग क्या है, पकड़ क्या है। तो वही तो हम शास्त्र में पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो जब हम प्रैक्टिकल ही नहीं कर रहे हैं, तो किसी बच्चे को ये रटाओगे कि आरोह इसे कहते हैं, अवरोह इसे कहते हैं, उसके समझ में ही नहीं आएगा। बहुत से ऐसे बच्चे हमें, अच्छा मुझे बहुत बाद में ये फील हुआ कि ये इतनी सरल सी थ्योरी इनको समझ में नहीं आ रही है, हैं कि थाट क्या है, जाति क्या है, और वादी संवादी क्या है। बहुत सिंपल सी बातें हैं, ये इन बच्चों को क्यों नहीं समझ में आ रही? लेकिन क्यों नहीं समझ में आ रही? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकली सीखा नहीं। तो यही तो मौखिक परंपरा है। अब प्रैक्टिकली जब तक सीखेगा नहीं बच्चा, तो वो याद भी नहीं कर पाएगा, वो रट भी नहीं पाएगा। हम लोग को भी मैम स्कूल में यही लगता है कि एकदम इजी चीज़ें बच्चे हाँ, नहीं कर पाते। ये क्यों नहीं कर पाते? हमें बच्चे ये तो इतने सिंपल सा था, तुमने गलत कर दिया आंसर। इससे पूछे रहे वो, आजकल तो मिड टर्म ऑब्जेक्टिव हो रहे हैं ना, और इतना सिंपल सा कि राग में सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाला स्वर कौन सा होता है, बच्चे वही नहीं लिख पा रहे हैं। तो कि ये तो इतना सिंपल था। तो सिंपल हमारे लिए सिंपल है, उसके लिए सिंपल नहीं है। तो क्या है, अब यही है कि हमको वर्बली ओरली, हम तो जब सिखाना शुरू करो, बट पहले राग का विवरण 10 बार बता दो। राग का वादी संवादी क्या है, राग के में क्या स्वर लगते हैं, क्या थाट है, जाति क्या है, पहले ये रट डालो। और बार बार बताओ कि राग का आरोह अवरोह बजाओ। आरोह क्या है, स्वरों को चढ़ते क्रम में। अब रट लिया, चढ़ते क्रम में लेना और उतरते क्रम में लेना। पता कैसे कि भाई चढ़ना क्या और उतरना क्या? जब प्रैक्टिकली करेंगे तब तो पता चलेगा। तो इसलिए हमारा संगीत तो टोटल ही मौखिक है। जब तक हम मौखिक रूप से नहीं सीखेंगे, हमें नहीं आएगा। पुराने गुरु जो थे, भले ही कम पढ़े लिखे होते थे, उनको फिर भी शास्त्र की नॉलेज होती थी। लेकिन आज हम लोगों को शास्त्र का अध्ययन अलग से करना पड़ता है। उसका रीज़न यही है कि इतना कंपटीशन है हर क्षेत्र में, और अन्य विषयों के साथ जब संगीत को खड़ा कर दिया जाएगा तो उसमें अन्य विषयों की तरह की समानता दिखानी पड़ेगी। और प्रैक्टिकल कमज़ोर है। प्रैक्टिकल कमज़ोर होने का भी कारण वही है कि नींव जो है वो नहीं अच्छी है, बेसिक एजुकेशन नहीं अच्छी है।
और सीधे जो उच्च शिक्षा में जब हम जाते हैं, MA करने आते हैं, BA करते हैं, MA करते हैं, तो उस लेवल तक भी इतना ज्ञान संगीत का नहीं हो पाता। उसमें क्या है, जो तो थोड़ी सहायता हमें क्या करता है, थियोरेटिकल पार्ट करता है। अब क्योंकि कंपटीशन सारे रिटन है, नेट है, JRF है, या अभी आपने PhD के लिए भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया होगा, तो जब हम सारे कुछ लिखित ही करना है तो हमको शास्त्र का अध्ययन, थियोरेटिकल अध्ययन करना एक अनिवार्यता हो जाती है। तो इस आगे जो सरवाइव करने के लिए हमको हम थ्योरी का सहारा लेना ही है। और उच्च शिक्षा में फिर अपना स्थान अगर हमें बनाना है, उसी में करियर बनाना है, तो हमको फिर बाकी जो एकेडमिक हमको चाहिए, PhD चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी, वो भी फिर एक अनिवार्यता हो जाती है। और इस क्षेत्र में प्रैक्टिकल में कुछ नहीं हो सकता, वो हमको फिर रिटन फॉर्म में ही करना है। तो एक अच्छी बात हम लोग ये कर सकते हैं कि जो भी विषय अगर हम PhD का भी चुने, तो क्यों ना हम अपने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर चुने। तो हमें उससे हमने जो भी कलेक्शन हम लोग जो भी करेंगे, जो भी हम अपना विषय रख के, विषय चुन के जो भी हम उस पर कार्य करेंगे, तो वो हमारा एक अचीवमेंट हो जाएगा प्रैक्टिकल में भी बढ़ोतरी। हाँ, जिसके लिए प्रैक्टिकल में भी हम उसका योगदान दे सकेंगे। उससे इसमें आप लोग कोई ऐसे इनोवेशंस पर करिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, संगीत शिक्षा के लिए ऐसे इनोवेशंस डेवलप करिए। एक प्रयोग, एक प्रेम कुमारी जी, वी प्रेम कुमारी हैं, उन बहुत अच्छा लिखती भी हैं। उन एक्सपेरिमेंट्स ऑफ म्यूज़िक उन्होंने शायद एक पुस्तक लिखी है, उसमें उन्होंने बच्चों के लिए, अब तो कैसेट का ज़माना नहीं है, उससे पुरानी बात है, तो उन्होंने कैसेट्स बनाए कि उसमें बेसिक राग, यमन, विहाग, इस तरह के जो बच्चों को उसमें इजी स्वरावली डालकर प्रैक्टिस के लिए डाल दी। और स्कूल कॉलेज मतलब टीचर तो पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा, लेकिन उनको अभ्यास के लिए। तो ये एक पुरानी बात हो गई, क्योंकि अब कैसेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, अब बच्चा तो डायरेक्ट इंटरनेट से सीख लेता है, उस पर मिल भी जाता है। वैसे खोलिए तो आप कोई भी राग जो भी सीखना हो, फ़ौरन उसका विवरण भी आ जाता है, और फिर उसमें एक कोई बंदिश, लक्षण गीत, सरगम गीत जो भी है सब उसमें अवेलेबल है। लेकिन हम अपनी तरफ से क्या प्रयास करें कि जो वर्चुअल क्लास ना हो, वर्चुअल क्लास का महत्व संगीत में नहीं है। जो हम आजकल वर्चुअल क्लास की बात करें, तो वर्चुअल क्लास का महत्व संगीत में नहीं है। वो उस लेवल पर है जब हमको बहुत आता हो, तब हम वर्चुअली सीखने में सक्षम हैं। तो बच्चों के लिए वर्चुअल क्लास का कोई महत्व नहीं है। बच्चों को तो आमने सामने बैठाकर ही सिखाना एक उचित है, एक उचित प्रक्रिया है। कोई सीखने के पश्चात बाहर चला गया या कहीं विदेशी है जैसे, तो वो अपने गुरु से संपर्क करके इस तरह से सीख सकता है। लेकिन हम लोग कोई ऐसा इनोवेशन करें कि टीचिंग में हमारे प्रैक्टिकल टीचिंग में कुछ बेनिफिशियल हो। क्योंकि जो ये हमने आज टॉपिक डिस्कस किया ओरल ट्रेडिशन का, ये ओरल ट्रेडिशन सिर्फ इसी तरह से हम इसको आगे बढ़ा पाएंगे। तो जैसे गुरुजी इतना प्रयास करते हैं कि ये हमारी परंपराएं किस तरह से बनी रहें, आगे हम इनको प्रिजर्व कर सके, तो उनकी आप शिष्य, बहुत शिष्य आपके हैं, है ना। तो इस तरह से जो अब ये शिष्य जो हैं, और ऐसा नहीं है कि ये यहीं फिनिश होगा, अब ये शिष्य और आगे इसको कल्चर को बढ़ाते जाएंगे। तो ये शिक्षा का क्रम जो है जो चलेगा, जो ये जो चेन बनी है, ये चेन ऐसे ही बनी रहे, इसी तरह से चलती रहे। तो आगे आने वाले समय में
हमको अपने संगीत को जो इसके प्रायोगिक पक्ष को मजबूत करने के लिए इन्हीं सब एफर्ट्स को करना होगा। तो शोध करना अनिवार्य है और शोध का विषय चयन करना आपके उसमें है। तो ऐसा प्रैक्टिकल कोई विषय चुनकर जिससे हम अपनी इन मौखिक परंपराओं को, मौखिक शैलियों को जीवित रख सकें, ऐसा हम कार्य करें। तो और बताइए। बहुत वैसे संगीत का हर विषय, हर टॉपिक बहुत वृहद होता है। कोई उसमें इतनी बातें होती हैं कि अगर हम थ्योरेटिकल पढ़ें तो बहुत सारी बातें निकल कर आती हैं, लेकिन जो मुख्य मुख्य बातें हैं हम वो आपस में, देखिए पढ़ते समय जो बातें ध्यान नहीं आती वो आपस में डिस्कशन में ध्यान आती हैं। तो उस डिस्कशन के आधार पर और आपके दिमाग में कोई और बातें आ रही हों जो हम इस विषय में और जोड़ सकते हो तो बताइए। मैम मुझे जो है वो जैसे मेरे जो है रिलेशन और मेरे घर में भी काफ़ी लोग जो है बिरहा गाते थे। अच्छा। मैं ही सिर्फ जो है शास्त्रीय संगीत में आया हूँ। अच्छा। अधिकतर लोग जो बिरहा लोकगीत ये सब गाते हाँ हैं। हाँ। तो इसको कैसे हम दोनों को एक अंतर संबंध स्थापित किया जाए इन दोनों में? पहले तो समझ में नहीं आता मुझे ये सब चीज़ें। नहीं तो वो बिल्कुल अलग विधा है, ये बिल्कुल अलग विधा है दोनों। तो आप उसी विधा को डेवलप करिए, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। रेयर एक वो हो जाएगा, क्योंकि अब विरहा गाने वाले तो बहुत कम लोग मिलते हैं। तो आपने शास्त्रीय भी सीखा हाँ, है, उसमें अपना शास्त्रीय पक्ष भी बिल्कुल। मैं तो उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ बिरहा में ना, मैं सिर्फ सुनता हूँ बस उनको। सुनिए आप, ठीक है। उसमें जो भी मॉडिफिकेशन करने हैं, जो भी आपको परिवर्तन करने हैं, और जो गायकी की दृष्टि से और शास्त्रीयता की दृष्टि से अच्छे हों वो करिए उसमें, और राग में निबद्ध करिए। और उसके जो वर्ड्स हैं किसी अच्छे, खुद नहीं कंपोज कर सकते, किसी से लिखवाइए। तो और आपकी भाषा क्या है? हिंदी। नहीं, कोई लोकल डायलेक्ट कोई नहीं है? हिंदी में रहते मेरा। हाँ, आपके क्षेत्र की, आप अवधी। हाँ, तो अवधी भाषा तो बहुत बढ़िया। तो उसमें बिरहा में शास्त्रीय पक्ष हाँ देख सकते हैं उसमें। बिल्कुल। और दिखाई नहीं देता। अपने उसका विषय भी कर सकते हैं। शास्त्रीय पक्ष तो हर, मेरे ख्याल से हर विधा में। हाँ। जैसे हमारा भी मैम जो टॉपिक हमने सोचा है हाँ। कि ध्रुपद गायन शैली का विभिन्न गायन शैलियों से संबंध एवं प्रासंगिकता और बिल्कुल। उसकी वर्तमान स्थिति। बिल्कुल। तो उसमें हमने सोच भी रखा है, यहाँ तक कि लोक संगीत में भी जो हाँ। चीजें हैं वो हमारे ध्रुपद से कैसे ली गई कैसे हैं, ली गई। या लोक संगीत की कुछ चीजें जो ध्रुपद में हम लोग लेते हैं बिल्कुल। वो कैसे दिखा सकते हैं। बाकी भी और ख्याल, ठुमरी, दादरा, उनसे ऐसे- इंटर रिलेशन। जी जी। हाँ, और बहुत अच्छा है। देखो, ध्रुपद अंग को तो बहुत से लोग फॉलो करते हैं, जी एज इट इज़ नहीं तो उसका अंश करते हैं, जी जी। नोम तोम का आलाप करते हैं। तो वो विधा कैसे एक दूसरी विधा में मर्ज हो गई, कैसे उसका एक पार्ट बन गई, ऐसे ही आप उसमें शास्त्रीयता ढूंढिए और अपने विरहा को और डेवलप करिए। और ये विषय भी प्रैक्टिकल वाला है। प्रैक्टिकल वाला है, प्रैक्टिकल में बढ़ोतरी होगी और रेयर होगा। और आप, क्योंकि आपके परिवार में ऐसा है तो आपको उसमें बहुत सारी हेल्प मिलेगी, जानकारी आपको इकट्ठी करने में सरलता होगी। तो अभी से जुट जाना चाहिए फिर तो, है ना, बिना समय गवाए। तो ये तो लगभग बहुत, कितने पेजेस की मैम होती है थीसिस लिखनी का? देखिए कहते हैं ना कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्वालिटेटिव हो कि उसका, हाँ, कि कोई उसका अच्छा पर्पस, मतलब हमने भले ही हमारी थीसिस बहुत बड़ी ना हो, लेकिन उसका कोई एक रिज़ल्ट निकले, कोई हाँ उसकी प्रैक्टिकलिटी सामने आए जिसका आगे यूज़ हो सके।
क्योंकि हम जो पहले रिसर्चेज होती थी, देखिए रिसर्च करके भूल जाते हैं क्योंकि हम लोगों को सिर्फ एक डिग्री चाहिए। तो क्यों ना ऐसा रिसर्च करें कि आगे भी नॉलेज भी बढ़े और हाँ आपके काम और में भी आए। हाँ काम में भी आए और आगे आने वाली रिसर्चेस के लिए भी हेल्पफुल हो। अब जैसे तुम्हारी रिसर्च है तो सही में आगे आने वाले बच्चों के लिए भी बड़ा स्कोप खोलेगी, उसमें और इनोवेशन करने की संभावनाएं जागृत होंगी। और करते करते तुम्हें स्वयं काम करते करते जब हम करेंगे तो हमको खुद ही उसमें और बातें निकल के सामने आएंगी। तो बिल्कुल बहुत अच्छा विषय है, करो, इसी में करो। और आगे सब लोग तुम्हारे कोलीग्स इतने अच्छे हैं, सब लोग हेल्प करेंगे, है ना। और उसमें शास्त्रीय पक्ष ढूंढो और करो, और जो है नोट कर कर के उनकी धुनें और खुद बनाओ, खुद बना भी सकते हो, कंपोज करो, और किसी राग में निबद्ध करके भी किया जा सकता है। और वो फोक धुन जो होगी वो भी अच्छी ही होगी। पंडित राम बाबू पंडित जी जो है वो तो मतलब विरहा सिखाते हैं तो पूरा रागों में ही एक पर्टिकुलर राग में लेके सिखाते हैं। हाँ, तो हाँ ऐसे कलाकारों से जो गाते हैं स्वयं। उस विरहा में वही राग क्यों लिया जा रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल, उस रीजन में ये राग क्यों लिया जा क्यों रहा है? लिया हमारे जा रहा अवध है? में गाया जाता है, तो अवध में ये राग क्यों पॉपुलर है? और विरहा के लिए क्या कुछ चुनिंदा राग है? ये भी है कि हम उसमें अब हमारे साउथ वाले राग विरहा में क्यों नहीं लिए जाते? हाँ। वो क्योंकि रीजनल इफेक्ट है बहुत और सारे कौन रीजन से है। राग ऐसे हैं जो उसके लिए सूटेबल हैं? मतलब अभी ये भी हो सकता है कि हम जो ऑलरेडी हैं एग्जिस्टिंग राग, उनके अलावा भी स्कोप ढूंढ सकते हैं कि हाँ इन रागों में भी शब्द है विरहा, तो करुण रस के हम और भी राग लगा सकते हैं। जैसे अब कुछ शब्द ऐसे करुण वाले ही रहते हैं, करुणा करुण भी होता है, वीर रस भी होता है, हाँ। हास्य रस भी, तमाम सभी। हाँ, तो विभिन्न रसों का भी उसमें दर्शन होगा, रसों के हिसाब से राग, रसों के हिसाब से राग। तो एक वाइड सब्जेक्ट भी हो जाएगा और हमें नई चीज़ें उसमें ढूंढने का भी अवसर मिलेगा। और जो विरह जैसा अछूता सा जो विषय था जो कोई करता नहीं है, उसका भी एक उद्धार होगा, है ना। तो ऐसी चीज़ों को ढूंढ के निकालना और उनको फिर से रिवाइव करना, वही उद्देश्य है। तो इन परंपराओं को फिर से रिवाइव करोगे, फिर से इसका, और इसका जो है जब सिर्फ रिटन फॉर्म ही नहीं, उसके प्रैक्टिकली खुद स्वयं गा के उसका एक रिकॉर्ड बना के वो सब करना, वो भी। अच्छा, उससे हम लोग प्रैक्टिकली चीज़ें वो लगा सकते हैं, कुछ पेन ड्राइव वगैरह पर? हाँ, अब तो मेरे ख्याल से सिर्फ हार्ड कॉपी ही नहीं, सॉफ्ट कॉपी भी मांगी जाती है। गंगा वगैरह में अपलोड होती है ना। प्रेजेंटेशन का तो हाँ। देखा लोग करते हैं, तो वो अपना पूरा बना के पीपीटी उसमें बनाकर, PPT बना हाँ। तो शोध गंगा में तो बहुत सारे हैं अपने कानपुर यूनिवर्सिटी के, आज तक जितने हुए हैं ना हाँ। सारे वहाँ पे हुए हैं। अच्छा, मैम क्या हम लोग इंग्लिश में कर सकते हैं? हाँ। मेरा भी प्रश्न था कि मैम हिंदी कर में सकते हैं। मतलब लिखा नहीं रहा जाता। नहीं है तो फिर बहुत दिक्कत नहीं, होगी। इंग्लिश में भी कर सकते हैं, माध्यम कोई बाधा नहीं है। इस विषय में माध्यम की कोई बाधा नहीं है। इंग्लिश में भी कर सकते हैं, हिंदी में भी कर सकते हैं, और दोनों का हाँ मिलाकर नहीं कर सकते। हाँ जैसे कुछ चीज़ें नोटेशन वगैरह हैं, बंदिशें लिखी, हाँ, वो तो हिंदी में लिखते हैं, हाँ। अच्छा, बच्चे भी एग्ज़ाम में जैसे पूछते हैं कि मैम नोटेशन हिंदी में कर लें, बाकी इंग्लिश में लिख लें, तो वो तो इतना तो परमिटेड है, इतना तो परमिटेड है। अब इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे हैं तो उनको भी तो, अब जब हम पेपर दोनों भाषाओं में बना रहे हैं तो फिर जब, और म्यूज़िक का भी दोनों भाषाओं में बन रहा है, तो फिर क्यों नहीं, इतनी तो छूट होती ही है कि आप भाषा अपने। इस बार तो ऑप्शन था ही नहीं, इंग्लिश हिंदी सब MCQ वगैरह हो गया। अच्छा। मतलब एमए में भी तो ये मतलब ऑब्जेक्टिव जब अभी एग्ज़ाम हुए थे, मेरा इसी साल का पास आउट है ना यूनिवर्सिटी से, लेकिन पेपर थे बेटा दोनों भाषाओं में थे। हाँ मतलब वो क्वेश्चन था दिए हुए थे। हाँ। हालांकि उसमें भी कुछ था कि अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो उसमें ऑप्शंस कुछ और दिखे हैं, एक दो क्वेश्चंस में ऐसा था।
ऐसा वैसे करना नहीं चाहिए। तो फिर वहाँ पे जो थे हमारे फैकल्टी, पूछा हमने तो उन्होंने कहा कि आप हिंदी को प्राथमिकता दीजिए। अच्छा। इंग्लिश में हो सकता है ट्रांसलेशन में गलत हो गया। हाँ संगीत में हो ही जाता है चलो। नहीं, एक्चुअली क्या है कि देखिए, कोई दोनों भाषाओं का ज्ञाता हो ये आवश्यक तो नहीं है, है ना। और ये कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है कि एक टीचर को दोनों भाषाएं आएँ। अब हमसे पेपर बनवाने के लिए कहा जाए और ट्रांसलेशन भी करना है, तो दोनों भाषा हम कोशिश करते हैं कि दोनों भाषाओं का अर्थ से, उसमें लिखा भी होता है कि दोनों का वर्जन सेम होना चाहिए और उसका जो विकल्प है, वो आंसर है, वो भी डेफिनेट एक ही होना चाहिए। ऐसा कंफ्यूजिंग वाला देना ही नहीं चाहिए। जैसे मुझे लगता है कोई संगत वाद्य के विषय में था। हाँ, हमारे भी बच्चे ने एक बोला था। हाँ, हिंदी में कुछ और लिखा हुआ। हाँ, तो वो परकर्शन में तबला आ रहा था और उधर तानपुरा आ रहा था। उसमें तत्वाद कौन सा है और इसमें था कि परकशन इंस्ट्रूमेंट्स। तो मुझे लगता है नॉन परकशन लिखने की बजाय परकशन लिख दिया होगा। इंस्ट्रूमेंट्स अगर लिखा होता नॉन परकशन में, मेरे ख्याल से वो झांझ मंजीरा वो सब हाँ, वो प्रिंटिंग हो जाता है। हो सकता है कि जो मतलब जिन्होंने किसी ने बनाया होगा, हाँ, और किसी से ट्रांसलेशन के लिए दिया होगा। हाँ, वैसे तो इंग्लिश से किसी टीचर ने मान लिया करा है। हाँ, जैसे नेट में जब उसमें देखिए ना, जो इंग्लिश वर्जन रहता है ठीक रहता है, लेकिन जब हिंदी वर्जन वो करते हैं हमको खुद समझना पड़ता है इसका कहने का मतलब क्या है। कई बार क्या होता है कि हिंदी की टर्म्स इतनी डिफ़िकल्ट लगती हैं कि स्वयं मन करता है इंग्लिश वाला देख लो, उसमें समझ में आ जाएगा। तो हो सकता है कि इसी तरह का कन्फ्यूजन हो, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि दोनों भाषाओं का जो अनुवाद है वो सटीक हो, ताकि बच्चों को आंसर देने में कंफ्यूजन ये था कि सहायक वाद्य कौन सा है। हाँ। और इंग्लिश में उसका था कि विच इज द परकशन इंस्ट्रूमेंट। अच्छा। तो सहायक वाद्य में मतलब गायन के सहायक कौन सा वाद्य यूज होता है, मतलब उसमें स्वर देने के लिए, तो उसमें तो तानपुरा और उसमें तबला आ रहा था। हाँ, तो ये तो दो तरह के हो गए क्वेश्चन। हाँ, तो ये तो कन्फ्यूजन वाला था ही। इस बार सीबीएसई में भी हम लोगों ने लिया है बोर्ड में, उसमें भी मैम सिर्फ इंग्लिश में आया पेपर, वरना हर बार ऐसा होता था कि डुअल लैंग्वेजेस में आता था। अच्छा। उसमें भी बच्चे थोड़ा, अब हम लोगों ने स्कूल में स्टार्टिंग से हिंदी में ही पढ़ाया है, बोल रखा था प्रिंसिपल ने, तो उनको भी थोड़ा सा कंफ्यूजन। तुम कहाँ पढ़ाती हो? माउंट लिटरेसी स्कूल। अच्छा, तो वहाँ सीबीएसई में 10th में है, 12th में? 10th और 12th। अच्छा, तो अब इंग्लिश मीडियम के बच्चों को तो इंग्लिश में ही पढ़ाना पड़ता होगा ना, लेकिन नोटेशन वगैरह हिंदी में? हिंदी में रखा है। अच्छा, बच्चे नहीं, लेकिन बच्चे नहीं, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो लिख नहीं पाते हैं। हाँ, लिख तो नहीं पाते। डेफिनेशन वगैरह लिख नहीं पाते हैं। आईसीएसई बोर्ड का है, आईएससी वेंडी। हाँ, हमारे यहाँ के स्टूडेंट वहाँ पे लगे हैं, तो उनको इंग्लिश में ही मतलब पूरा बताना पड़ता है। नहीं, वो तो अब देखो, तो पूरा मिक्स्ड रहता है, लेकिन बस ये रिटन फॉर्म में मतलब उसके टर्म्स भी, मतलब हम लोग को वो नहीं हम बता सकते कि अवनत बात है, वहाँ पे परकर्शन ही बताना है। नहीं, लेकिन उनको दोनों टर्म्स आनी चाहिए। हाँ, संगीत वाले विद्यार्थियों को भले ही आप इंग्लिश में करिए, लेकिन उनको दोनों टर्म्स आनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो मुख्यतः सारा लिटरेचर जो है वो हिंदी में ही है। फिर हिंदी अगर इंग्लिश की मात्र खाली सतीश गुरुजी की हाँ, किताब थी, बस और कोई नहीं है। हाँ, सारी हिंदी में ही है। फिर हाई लेवल पर जाओगे तब मिलेंगी, लेकिन इंडियन राइटर्स की फिर भी नहीं मिलेंगी, और प्रैक्टिकल की तो बिल्कुल नहीं मिलेंगी। थियोरेटिकल तो मिल जाएंगी, प्रैक्टिकल की नहीं मिलेंगी। तो इसलिए दोनों विषयों का ज्ञान होना चाहिए, और इंग्लिश भी, आज के युग में इंग्लिश भी जानना बहुत रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हाँ, जो रिसर्च मेथडोलॉजी आप पढ़ रहे हैं वो मुझे लगता है मुख्यतः इंग्लिश में ही आएगी, पूरा इंग्लिश में ही होगा। और दूसरा, जो कंप्यूटर वगैरह में भी आपको इंग्लिश ही सहायता करेगी। उसमें हम अपना कीबोर्ड हिंदी में टाइप कर सकते हैं, लेकिन जो कमांड्स वगैरह होती हैं वो सब जो है इंग्लिश में ही होती हैं। तो उतना तो हम लोगों को उस स्तर की इंग्लिश जाननी होगी, और इतनी इंग्लिश कि हम क्वेश्चन को समझ सकें।
कई बार बच्चे क्या होता है कि वो समझ नहीं पाते हैं, तो एक रिक्वायरमेंट जो हायर एजुकेशन की हो गई वो इंग्लिश जानने की अनिवार्यता भी हो गई। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हाँ भाषा पर पूर्ण अधिकार हो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बेसिक तो आनी चाहिए बस। मैम इसलिए जो है समझ में नहीं आता रिसर्च मेथोडोलॉजी। हाँ, नहीं तो आप उनसे प्रश्न करके पूछ लिया करिए। वो हिंदी में बताते हैं लेकिन सारा चीज़ उसमें जो लिखा रहता है Slides, इंग्लिश में सब स्लाइड्स रहता है, तो उसको हम लोग लिख भी नहीं पाते हैं, एक आध लाइन लिखने में पूरा गायब हो जाता है। अच्छा। क्योंकि हम लोग सदैव जो है हिंदी पढ़े हैं, अच्छा शुरू किए हैं ABCD, तो इंग्लिश बिल्कुल कमजोर है। नहीं, आप अपने इन दोस्तों से हेल्प लीजिए, करिए, क्योंकि रिसर्च मेथोडोलॉजी एक मुख्य पेपर है। एग्जाम मैम जैसे हम लोग का ये 6 महीने के बाद होगा, तो MCQ रहेगा कि रिटन रहता है? हाँ, वो बात सब लोग पूछ रहे हैं, रोज़ पूछ रहे हैं। इंटरनल तो MCQ ही था जब हम लोगों ने कंडक्ट किया था, लेकिन एक्सटर्नल पेपर जो वहाँ फाइनल में होगा उसका पैटर्न क्या है, वो अभी जो हुआ है एग्ज़ाम, उसका अगर कोई मिल जाए, हम लोग शुभम मैम से कहते हैं कि वो निकलवाएं और बताएं। मैंने ग्रुप में मैसेज डाला था? प्राइवेट पेपर के लिए। अच्छा, हाँ तो मैम ने कहा आई विल ट्राई, हाँ। पता नहीं। तो पैटर्न तो देखो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही हो सकता है फाइनल में, कि कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव हों कुछ ऑब्जेक्टिव हों, और ऑब्जेक्टिव पेपर करना सब्जेक्टिव से ज़्यादा कठिन होता है। आप लोग सब रिसर्च में तो एक बार ठीक है ऑब्जेक्टिव चल जाता है। हाँ। म्यूजिक में तो दोनों ही, हाँ। मतलब सब्जेक्टिव भी हो जाए कोई ऐसा नहीं, सब्जेक्टिव म्यूज़िक में इजी है, या किसी भी विषय में सब्जेक्टिव इजी है, क्योंकि आपके पास लिखने का थोड़ा स्कोप होता है, लिख सकते हैं कुछ। थोड़ा हाँ घुमा सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपको एक निश्चित उत्तर देना है, सही तो सही, गलत तो गलत। स्टेप मार्किंग तो मिल ही जाएगी कि 4 हाँ, नंबर हाँ, है, हाँ। 2 नंबर दे दो 5 में से। भाई मतलब उससे ये आइडिया हो जाता है कि बच्चे को इस विषय की नॉलेज तो है, भले ही उसका सही उत्तर उसने ना दिया हो, लेकिन एक आइडिया तो उसे है। कई बार ऐसा होता है कि जो एग्जैक्ट आंसर है उसे आते आते भी दिमाग से स्लिप हो गया, और ऑब्जेक्टिव में खैर अब तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन अगर आता है तो आप फ़ौरन ऑप्शन देख के भी ध्यान आ जाता है कि हाँ ये आंसर इसका हो सकता है। तो